नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम बदलने के बावजूद उत्तराखंड में बीजेपी के हाथ आ सकती है सत्ता। जानिए क्या कहता है सवे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन का जिक्र कर राहुल गांधी का अटैक, श्रीमान 56 इंच डर गए हैं, झूठ पे झूठ बोल रही सरकार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन को तेज करेंगे किसान, राकेश टिकैत ने किया खुलासा, 29 नवंबर को संसद का करेंगे घेराव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। सीएम बदलने के बावजूद उत्तराखंड में बीजेपी के हाथ आ सकती है सत्ता। जानिए क्या कहता है सवे। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस और इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इस बीच जनता का मूड कैसा है, उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, या उत्तराखंड में बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, इन सब सवालों के जवाब के लिए वोटर ने पंजाब में प्री पोल ओपिनियन सर्वे किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। 70 सीटों वाली विधानसभा में एबीपी सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 30-34 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 36-40 सीट मिलने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0-2 सीट आ सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन का जिक्र कर राहुल गांधी का अटैक, श्रीमान 56 इंच डर गए हैं, झूठ पे झूठ बोल रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चीन को लेकर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है और वह झूठ पर झूठ बोल रही है। उन्होंने एक खबर का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि चीन के साथ सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्रालय और सीडीज रावत के अलग अलग रुख हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है और श्रीमान 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। सीडीज बिपिन रावत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चीनियों के भारतीय क्षेत्र में आने और एक नया गांव बसाने की बात सही नहीं है और संदर्भित गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार पड़ोसी देश के क्षेत्र में है। रावत ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन ने एलएसी की भारतीय अवधारणा का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि एलएसी के पूर्वी सेक्टर में चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में एक बड़ा गांव बसाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन को तेज करेंगे किसान, राकेश टिकैत ने किया खुलासा, 29 नवंबर को संसद का करेंगे घेराव। जी हां दोस्तों, विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर को लखनऊ से होगी, जहां संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी सभा करने जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कू पर कहा कि ट्रैक्टर भी वही है और किसान भी वही। इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। अपने एक अन्य कू मैसेज में उन्होंने लिखा, जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को लेकर अपनी भावी रणनीति का खुलासा करते टिकैत ने कहा था, 22 नवंबर को हमारी लखनऊ में महापंचायत है। इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के अलावा धान गन्ने के भुगतान के मुद्दे और दिल्ली में प्रदर्शन की रणनीति पर विचार करेंगे। हम अपने प्रदर्शन तेज करेंगे। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में प्रोग्राम नहीं होंगे, जबकि अन्य स्टेट की राजधानियों पर प्रोग्राम होंगे। उन्होंने कहा था कि 29 तारीख को हम संसद की ओर कूच करेंगे। टिगरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसान यहां के लिए रवाना होंगे। चुनाव को लेकर रणनीति के बारे में पूछे जाने पर टिकैत ने कहा था कि चुनाव की तारीख आते ही हम अपनी रणनीति का ऐलान भी कर देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सदस्यता अभियान के बहाने हर घर में दस्तक देगी कांग्रेस, 2022 का रोड मैप तय करने में जुटी पार्टी। पढ़े खबर। जी हां दोस्तों, हिमाचल में 4 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है। जीत के बाद पार्टी ने अब मिशन 2022 का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। 19 को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में होने वाली बैठक में इस पर चर्चा कर सभी के सुझाव लिए जाएंगे। पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन करेगी। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जनता को जागरूक किया जाएगा। वहीं सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता हर घर तक दस्तक देंगे। पार्टी ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। 19 नवंबर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में इस पर सभी के सुझाव लिए जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त सहित पार्टी के सभी विधायक, पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। पार्टी ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि चुनावों में इसका लाभ मिल सके। इसके लिए जिला व ब्लॉक अध्यक्षों की जिम्मेदारियां तय होंगी।
बैठक में चुनावी रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी को लीड मिली है, कहां पर पार्टी पिछड़ी है, पिछड़ने के क्या कारण है, जहां पर पार्टी पिछड़ी है वहां पर कौन प्रभारी थे। इन सभी मसलों पर चर्चा होगी। पार्टी में नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, 19 नवंबर से देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। पार्टी के सभी विधायक, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यसमिति के सभी सदस्य, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी अग्रणी संगठनों के प्रमुख, विभागों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अमित शाह कोई भी हथकंडा अपना ले जनता चुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है। इसी क्रम भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति को धार देने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीति से जनता परेशान हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने बैठकर कर ले उसे सफलता मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से जनता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरो है उससे भाजपा की पोल खुल गई है। आज भाजपा मजबूर होकर दिल्ली से नेताओं को बुलाकर उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर समीक्षा बैठक कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जान चुकी है, अब भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को बूथ की चिंता सता रही है, परंतु जब हाथरस में दलित बेटी को रात में जला दिया जाता है तो उस समय वहां क्यों नहीं गए। वहीं जब भाजपा नेता द्वारा किसानों को कुचलकर मार दिया जाता है और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो किसानों को धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमित जी कहते हैं कि दूरबीन लेकर अपराधी ढूंढते हैं तो कहीं अपराधी नजर नहीं आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। भाजपा ने जितने वादे किए थे 2017 में उन पर हिसाब किताब देना पड़ेगा। बनारस की भोलेनाथ की धरती से अब भाजपा का झूठ चलने वाला नहीं है। 2022 में प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर इसका जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने कहा, जेडीयू और बीजेपी में बैठे हैं शराब माफिया, जहरीली शराब से मौतों के जिम्मेदार नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बिहार की सियासत में घमासान मचा है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। इधर रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराबबंदी को लेकर कई प्रश्न किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चंद चुनिंदा अधिकारियों के चश्मे से ही बिहार के हर हालात और घटना को देखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इन ज्वलंत सवालों के जवाब दे पाएंगे। बिहार में आए दिन शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। जब्त की गई शराब और गाड़ी को पुनः तस्करों के हवाले करने के लिए थानों से ही बोली लगती है, जिसका बड़ा हिस्सा प्रशासन व पुलिस के अफसरों और सत्तारूढ़ नेताओं की जेबें गर्म करती हैं। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है? बिल्कुल है। बिहार में दूसरे राज्यों से शराब आती है तो बिहार सीमा के अलावा अक्सर 4-5 जिलों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है। बिना विभिन्न जिलों के प्रशासन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग व पुलिस के शीर्ष अफसरों की आपसी मिलीभगत, तालमेल और तय हिस्सेदारी के पहुंचना संभव ही नहीं है। क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते कि बिहार में शराब सिर्फ और सिर्फ बोतल में बंद है, लेकिन चारों तरफ थानों और प्रशासन की निगरानी में हर चौक चौराहे से शराब की खुलेआम धड़ल्ले से बिक्री होती है? क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि शराब तस्करों को दी जा रही छूट के बदले मिलने वाली राशि के बल पर ही उनकी पार्टी बिहार की सबसे धनी पार्टी बन गई है? क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार नहीं जानते कि शराबबंदी कानून के लचक कार्यान्वयन के कारण राज्य में 20,000 करोड़ की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी जदयू भाजपा में बैठे शराब माफिया के लोग, सरकारी अफसर और पुलिस प्रशासन के लोग हैं। बिहार में आज तक शराबबंदी पुख्ता तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसे लागू करने वाले व्यक्ति के मन में ही खोट है। नीतीश कुमार ने बड़ी कुटिलता से शराबबंदी से होने वाले अवैध आय को अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना लिया है। आज तक शराब माफिया से मिली भगत पर किसी वरिष्ठ अफसर या सत्तारूढ़ नेता पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि भाजपा जदयू के नेताओं के विरुद्ध लगातार सबूत मिलते रहे हैं। ये नेता पकड़ाए भी जा रहे हैं, इनके वीडियो भी सामने आते रहे हैं। आज तक शराबबंदी कानून में कोई पैसे वाला या रसूखदार जेल नहीं गया है। सभी पैसे देकर छूट जाते हैं, पर 3 लाख से अधिक गरीब दलित वर्गों के लोग, जो पुलिस व प्रशासन की लोभी जेबों को गर्म करने के योग्य नहीं थे, का जीवन खराब कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने किया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान, बोले जीतने नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के साथ साथ नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है।
चुनावी यात्राएं निकाली जा रही हैं तो जनसभाओं के जरिए वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ ने मायावती की बसपा से भी गठबंधन की इच्छा जताई।